don't care if we use the actual letter of the law to not charge. It really stresses me out, and this is a rough moment. ये लड़की गैबी पटीटो कॉन्टिन्यूअसली रो रही थी जब पुलिस ने इनकी ट्रैवल वैन को रोका। पुलिस ने उस वैन को रोका क्योंकि उनको एक कॉल आई थी। उस कॉलर ने पुलिस को बताया कि उस ट्रैवल वैन में एक लड़का एक लड़की को कॉन्टिन्यूअसली थप्पड़ मार रहा है। I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. What were they doing? We drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. लेकिन पुलिस ने जब गैबी से पूछा तो उसने यही कहा कि ये फाइट उसी ने स्टार्ट की थी। वो खुद को ब्लेम करके रो रही थी। पुलिस डिसाइड ही नहीं कर पाई कि उन्हें कोई चार्जेस फाइल करने चाहिए या नहीं। समर ऑफ 2021 दो लवर्स ने अपनी पूरी लाइफ को एक छोटी सी व्हाइट वैन में पैक कर दिया था और वो दोनों निकल गए थे अमेरिका के नेशनल पार्क्स की एक ड्रीमी रोड ट्रिप पर। ये ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एडवेंचर होना चाहिए था, पर हुआ इसका ठीक ऑपोजिट। ये ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। ये पूरा ट्रिप वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे, इंस्टाग्राम, व्लॉग्स, फोटोज। इनफैक्ट उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया था नोमैडिक स्टैटिक के नाम से, जिस पर आज भी इनका वो फर्स्ट वीडियो है जो गैबी ने अगस्त 2021 में पोस्ट किया था। ये सारी फोटोज और पिक्चर्स एक मैसेज देती हैं, द मैसेज अबाउट फ्रीडम, लव, पीस। लेकिन इन परफेक्ट तस्वीरों के पीछे एक और सच था, और वो सच तब सामने आया जब इन दोनों में से सिर्फ एक इंसान घर लौटा था, अकेला। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा केस जिसने पूरे अमेरिका को शॉक कर दिया। एक मिसिंग पर्सन केस जो सबके सामने लाइव अनफोल्ड हो रहा था। एक ऐसा केस जिसने सबको याद दिलाया कैसे एक ख्वाब एक पल में ही नाइटमेयर बन सकता है। सो लेट्स गो थ्रू द शॉकिंग डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ गैबी पटीटो। गैबी पटीटो का बर्थ 19 मार्च 1999 को ब्लू पॉइंट, न्यूयॉर्क में हुआ था। गैबी एक ब्लेंडेड फैमिली से आती थी, मतलब जब वो छोटी थी तो उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था और उन दोनों ने दूसरी शादियां की। लेकिन उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स निकोल और जोसेफ दोनों ही उसकी लाइफ में इक्वली एक्टिव थे। इसके साथ ही उसे अपने स्टेप पेरेंट्स जिम और तारा का भी इक्वल सपोर्ट था। इनफैक्ट जब गैबी डिसअपियर हुई थी तो इन चारों ने मिलकर एज अ टीम काम किया था। इस केस के आगे बढ़ने का और इतना पॉपुलर होने का एक कारण ये भी था कि ये चारों मिलकर पुलिस पर, मीडिया पर और सोशल मीडिया पर अग्रेसिवली प्रेशर बना रहे थे। गैबी अपनी मदर निकोल से तो बहुत ज्यादा क्लोज थी। गैबी का क्रिएटिव साइड बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो ड्राइंग्स करती थी, स्क्रैप बुक्स डेकोरेट करती थी और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखना उसे बहुत पसंद था। स्कूल में भी वो एक फ्रेंडली किड थी, क्वाइट टाइप नहीं लेकिन लाउड भी नहीं, एक बैलेंस्ड, इजी गोइंग पर्सनालिटी जिसे हर कोई पसंद करता था। गैबी को हमेशा से आउटडोर्स का क्रेज था, इसलिए जब वैन लाइफ कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा तो वो इंस्टेंटली इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गई थी। गैबी के बचपन के बारे में एक और डिटेल है जो लोगों को काफी इमोशनल करती है। गैबी सिर्फ 14 साल की थी जब उसने एंटी गन वायलेंस अवेयरनेस में पार्टिसिपेट किया था। ये एक म्यूजिक वीडियो था विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। गैबी ने अपना हाई स्कूल बेपोर्ट से कंप्लीट किया और इसी स्कूल में उसकी मुलाकात ब्रायन लॉन्ड्रे से हुई। ये दोनों ही बच्चे
गैबी और ब्रायन दोनों बहुत ही आर्टिस्टिक और क्रिएटिव थे, लेकिन इस टाइम पर इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इनका नाम अमेरिका के सबसे ट्रेजिक ट्रू क्राइम केसेस में लिखा जाएगा। स्कूल टाइम पर ये सिर्फ दोस्त थे। ब्रायन गैबी से 1 साल सीनियर था। ये दोनों ही स्कूल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। ब्रायन 2016 में पास आउट हुआ और गैबी 2017 में, और स्कूल खत्म हुआ और ये अपने अपने रास्ते निकल गए। इसके बाद गैबी नॉर्थ कैरोलिना शिफ्ट हो गई। वहाँ उसने एक रेस्टोरेंट में काम किया और लाइफ को एक इंडिपेंडेंट तरीके से जीना सीखा। वहाँ के कॉलेज में भी उसने अप्लाई किया, लेकिन एडमिशन नहीं लिया। ब्रायन उस टाइम पर अपना आर्टिस्टिक काम करता रहा, डिजिटल ड्राइंग्स, आउटडोर्स एंड आइसोलेटेड लाइफस्टाइल। इस दौरान ब्रायन और गैबी का कोई कनेक्शन नहीं था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे और स्कूल सिर्फ एक मेमोरी था। 2019 के समर में गैबी फिर से वापस न्यूयॉर्क आई थी और इसी टाइम पर ब्रायन से उसका फिर से कांटेक्ट हुआ था। ओल्ड क्लासमेट्स, ओल्ड स्पार्क। लेकिन इस बार ये कांटेक्ट कैजुअल नहीं था। ये धीरे धीरे एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल गया था। इन दोनों के सिमिलर इंटरेस्ट थे। ये नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते थे और शायद यही वजह थी जो इन दोनों को बहुत क्लोज ले आई थी। They genuinely loved the idea of freedom. ये दोनों एक ऐसी जिंदगी चाहते थे जहाँ लोकेशन, रूटीन और पैसों का प्रेशर कम हो और एक्सपीरियंसेस ज्यादा। और यही ड्रीम इन दोनों को एक रोड ट्रिप पर ले गया, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। फ्रेंड्स ने बताया कि इस टाइम पर इनका रिलेशनशिप बहुत पैशनेट था और कभी कभी वोलेटाइल भी। आर्ग्यूमेंट्स, ब्रेकअप्स और फिर पैचअप्स, ये सब इनके रिलेशनशिप का हिस्सा था, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ रहना चाहते थे। 2019 के एंड तक ये रिलेशन इतना सीरियस हो चुका था कि गैबी ने अपनी लाइफ का एक बहुत मेजर डिसीजन लिया। दिसंबर 2019 में गैबी ब्रायन के फैमिली हाउस फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई और दोनों साथ में रहने लगे। पर ये एक नॉर्मल 9 to 5 लाइफ नहीं चाहते थे और अब साल 2020 आ चुका था। दुनिया बदल रही थी और इस टाइम पर सब कुछ रुक गया था और शायद इसी टाइम पर गैबी और ब्रायन भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जुलाई 2020 में गैबी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, ब्रायन आस्क्ड मी टू मैरी हिम एंड आई सेड यस। दोनों ऑफिशियली एंगेज हो गए थे। गैबी ने लिखा, यू मेक लाइफ फील अनरियल एंड एवरी डे इज सच अ ड्रीम विद यू। लेकिन ये दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते थे। दे वांटेड टू ट्रैवल क्रॉस कंट्री। गैबी बहुत खुश थी क्योंकि उसको यही सब पसंद था, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और कोई ऐसा जिसके साथ वो ये सब शेयर कर सके। उन्होंने अपने इस आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक वैन को रेंट पर लिया और वो एक ट्रिप पर गए, निसन सेंट्रा। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही फुलफिलिंग था। दे वर लविंग दिस वैन लाइफ। उन्होंने सेविंग्स करना स्टार्ट किया। उस टाइम पर गैबी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और ब्रायन ऑर्गेनिक जूस बार में काम करता था। इन्होंने डिसाइड किया कि ये वैन लाइफ अडॉप्ट करेंगे। अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए इन्होंने 2012 मॉडल व्हाइट कलर फोर्ड ट्रांजिट वैन खरीदा और उसे DIY कैंपर में कन्वर्ट किया। अब इस कॉम्पैक्ट रिलायबल व्हीकल को इन्हें अपने एक छोटे से घर में कन्वर्ट करना था। दोनों ने मिलकर इस वैन को असेंबल किया। पीछे एक बेड प्लेटफॉर्म बनाया, नीचे स्टोरेज कैबिनेट और साइड में मिनी किचन काउंटर्स। उसके बाद बेसिक पावर सेटअप किया, सोलर पावर्ड बैटरी, USB चार्जिंग पोर्ट्स, पोर्टेबल लाइट्स और छोटे फैन, गैस बर्नर और सिंक भी अटैच किया, हैंगिंग शेल्व्स और एक मिनी फोल्डेबल टेबल। गैबी ने ऐड किए व्हाइट एंड पेस्टल ब्लैंकेट, फ्लफी पिलोज, ड्रीम कैचर और कुछ प्लांट्स। ये सब उन्होंने इंस्टा पर डॉक्यूमेंट भी किया। उनकी वैन के इंटीरियर उनके YouTube व्लॉग में भी दिखते हैं। 2 जुलाई 2021 को ये दोनों न्यूयॉर्क से अपने ड्रीम ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और इनके इंस्टा पर ड्रीमी फोटोज आने लगती हैं। डिपार्चर से एक दिन पहले दोनों ही एक्साइटेड थे, नर्वस, फुल ऑफ ड्रीम्स। वो दोनों उस रात सोए ही नहीं। उन्होंने पैकिंग की, प्लानिंग की, नेशनल पार्क्स की लिस्ट बनाई और सब कुछ फाइनल किया। सुबह के 10 बजे के अराउंड गैबी ने अपनी मॉम को हग किया और अपना लास्ट गुड बाय कहा। ब्रायन ने कार का इंजन स्टार्ट किया। गैबी ने पैसेंजर सीट पर कैमरा सेट किया एंड दैट्स इट, द जर्नी बिगिंस। उनका आइटिनरी क्लियर था। यूटा के रेड कैनियंस,
कोलोराडो के माउंटेन्स, वायोमिंग के प्लेन्स और आइडाहो के फॉरेस्ट, ये सब कुछ उन्हें कवर करना था और इन सभी फोटोज और वीडियोस को इंस्टा और यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट भी करना था। Brian stretching, doing some morning yoga. Looking to steal some of his granola. All the chocolate melted. I know, it's a river of chocolate. Be cautious. You can't keep chocolate in Utah. Not in July. गैबी ने लिखा था, होम इज वेयरएवर वी पार्क इट। फोटोज में ये एक परफेक्ट ट्रैवल कपल लगते थे, लेकिन कैमरा के पीछे टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स स्टार्ट हो चुके थे और धीरे धीरे ये सफर एक अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी में बदलने वाला था। ट्रिप के पहले वीक में ही रियल वैन लाइफ प्रॉब्लम्स सामने आ गई थी। वाटर खत्म हो जाना, वैन का ओवरहीटेड इंजन, किसी एरियाज में सोने की जगह ना मिलना, 10 से 12 घंटे की एग्जॉस्टिंग ड्राइव, हीट प्लस डिहाइड्रेशन, सोशल मीडिया के लिए सब कुछ परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करने का प्रेशर। गैबी हर चीज को डॉक्यूमेंट करना चाहती थी, लेकिन ब्रायन हर टाइम कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं था और यहाँ से फर्स्ट क्रैक्स डेवलप हुए। गैबी का ड्रीम था एक सक्सेसफुल ट्रैवल ब्लॉगर बनने का, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली शूट करती थी, सनसेट, हाइकिंग, कुकिंग, कैंडिड शॉट्स और ब्रायन के साथ क्यूट क्लिप्स भी। ब्रायन का नेचर थोड़ा लोनर टाइप का था, वो कैमरा के प्रेशर से इरिटेट हो जाता था और कभी कभी वो ये सब कुछ छोड़कर सॉलिट्यूड में चला जाता था और इसी वजह से इनकी छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी। 28 से 30 जुलाई तक ये यूटा मोआब की तरफ मूव करते हैं। यहाँ सनसेट्स ब्यूटीफुल थे और सीनरी ब्रेथ टेकिंग, लेकिन इनके बीच का इंटरनल टेंशन अब धीरे धीरे सरफेस पर आने लगा था और अगस्त में हुआ था इस ट्रिप का सबसे क्रिटिकल इंसिडेंट, मोआब पुलिस स्टॉप, जहां पर सब कुछ खुलकर कैमरा के सामने आ गया था। 12 अगस्त को गैबी और ब्रायन एक ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकलते हैं। उस टाइम पर एक आदमी ने देखा कि ब्रायन ने गैबी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो साइडवॉक पर चलने लगी। उसके बाद ब्रायन ने उसे फिर से हिट किया और इस टाइम पर इस आदमी ने पुलिस को कॉल किया इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए। उसने देखा कि ये दोनों व्हाइट वैन में बैठकर निकल गए। उसने इस वैन का डिस्क्रिप्शन पुलिस को दे दिया। कुछ ही मिनट्स में मोआब पुलिस ने उस वैन को ढूंढ लिया, व्हाइट वैन जिस पर फ्लोरिडा का लाइसेंस था। पुलिस की बॉडी कैम फुटेज में क्लियरली दिखा ब्रायन ड्राइवर सीट पर बैठा था और गैबी पैसेंजर सीट पर। पुलिस ने उन दोनों को रोका और उन दोनों से अलग अलग क्वेश्चन किए। गैबी बहुत घबराई हुई थी और कॉन्टिन्यूअसली रो रही थी, जबकि ब्रायन काफी शांत दिख रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ थी। उसने पुलिस को बताया कि मेरे पैर गंदे थे और इसी छोटी सी बात पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और फिर आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। ब्रायन के फेस पर और हाथ पर स्क्रैचेस थे। उसने कहा कि ये सब गैबी ने किया, लेकिन वो मुझे हर्ट करने के लिए नहीं करती। शी गेट्स एंग्शियस, लेकिन वो मेरी फैन से है एंड आई लव हर। You want to tell me about those scratches on your face? She had a cell phone in her hand. That's why I was pushing her away. I'm not gonna pursue anything. I just thought, God, say I love her. गैबी ने पुलिस को बार बार सॉरी बोला। उसने बोला कि मैं बहुत एंजाइटी फील करती हूँ और मैं ही हर बार हर लड़ाई स्टार्ट करती हूँ। गैबी ने बोला कि मैंने ही गुस्से में उसे स्क्रैच किया। I hit him first. I just saw the lights come on and it was more just like you're an idiot. गैबी ने ये भी बोला कि मुझे डर था कि कहीं ब्रायन मुझे छोड़कर चला ना जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पुलिस ने इस इंसिडेंट को कैसे इंटरप्रेट किया। उन्होंने गैबी को ही प्राइमरी अग्रेसर लेबल कर दिया। उस रात के लिए उन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया, ब्रायन को होटल भेज दिया और गैबी को वैन में ही सोने को कहा। उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लगाए, किसी को अरेस्ट नहीं किया और कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस था ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का केस था। पुलिस का ये कंक्लूजन गलत था और इनफैक्ट जब गैबी डिसअपियर हुई तब पुलिस ने अपनी इस गलती को माना। गैबी की बेस्ट फ्रेंड रोज डेविस ने बाद में स्टेटमेंट्स दिए थे कि ब्रायन बहुत कंट्रोलिंग था।
शायद क्योंकि वो खुद एक इंट्रोवर्ट था तो उसे गैबी का सोशल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। रोज को ब्रायन की पर्सनालिटी काफी ऑफ लगी थी क्योंकि वो कभी तो एक्सट्रीमली स्वीट तो कभी बहुत एग्रेसिव हो जाता था। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करना और कभी कभी इमोशनली मैनिपुलेट करना उसकी आदत थी। रोज ने बताया कि गैबी पहले काफी सोशल हुआ करती थी, लेकिन उसकी लाइफ में जब से ब्रायन आया तब से वो अपने फ्रेंड से टोटली कट ऑफ हो गई थी। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ब्रायन गैबी को गैसलाइट करता था, मतलब वो गैबी को कन्विंस कर चुका था कि वो टॉक्सिक है, वो ही सारे लड़ाई झगड़े स्टार्ट करती है, वो इमोशनल है और वो ओवर रिएक्ट करती है। मुआब वीडियो में यही सब हुआ था। गैबी वाज लाइक, आई एम सॉरी, आई गेट एंग्शियस, I was trying to clean the van. I started the fight. We just been fighting all morning. Like just so the lights come on, and it was more just like you're an idiot. ये स्टेटमेंट्स भी एंजाइटी से ड्रिवन थे। लेटर इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म किया कि पुलिस का ये कंक्लूजन गलत था। ब्रायन अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर में था और गैबी बहुत ज्यादा फियर और एंजाइटी में। और पुलिस को एक कॉल भी आई थी जिन्होंने बताया था कि ब्रायन ने गैबी को स्लैप किया है। I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. What were they doing? We drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. शायद पूरी कहानी बदल सकती थी अगर पुलिस इस टाइम पर सही एक्शन लेती तो, क्योंकि आगे जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। मुआब पुलिस के साथ इनका ये 45 मिनट्स का इंटरेक्शन ये एक मिस्ड वार्निंग थी। ऑलमोस्ट हर एक एक्सपर्ट एनालिसिस ने इस वीडियो को देखा और पुलिस की गलतियां पॉइंट आउट की। यहाँ तक कि गैबी की डेथ के बाद पुलिस ने भी माना कि उनसे ये मिस्टेक हुई थी, उन्हें प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था। गैबी की आंखों में डर नजर आता था और ब्रायन में साइलेंट डोमिनेंस, लेकिन पुलिस ने इन सभी रेड फ्लैग्स को नहीं समझा और अब ये लव स्टोरी एक ट्रैजिक स्टोरी में कन्वर्ट होने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों फिर से रीयूनाइट हो गए और इन्होंने अपनी जर्नी को रीस्टार्ट किया। 5 डेज लेटर अगस्त 17 को ब्रायन फ्लोरिडा चला गया, ये बोलकर कि उसे कोई अर्जेंट काम है और उसने गैबी को यहाँ अकेला छोड़ दिया था। पर उसे ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं था, बल्कि इन दोनों के बीच कुछ और सीरियस आर्ग्यूमेंट्स हुई थी जिसकी वजह से ब्रायन गैबी से दूर चला गया था। गैबी ने इस टाइम पर सॉल्ट लेक सिटी में एक होटल में चेक इन किया था और 7 डेज तक वो वहीं पर थी और 23 अगस्त को ब्रायन वापस आ गया था। उसके आने के बाद इन दोनों ने उस होटल से चेकआउट किया और अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट किया। एक्चुअली इस टाइम पर इनका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका था और ऐसे में सेपरेशन के बाद रीयूनियन और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। 24 अगस्त को गैबी और ब्रायन को इस होटल से चेकआउट करते हुए देखा गया और ये कंफर्म्ड लास्ट साइट थी। इसके बाद सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस हैं जिनसे थोड़ा बहुत इनकी मूवमेंट का पता चलता है। FBI के मुताबिक गैबी की डेथ लेट अगस्त में हुई थी, मोस्ट लाइकली एनीवेयर बिटवीन 27 अगस्त एंड 30 अगस्त। और सितंबर 1 को ब्रायन फ्लोरिडा वापस आ गया था अकेले विदाउट गैबी। अब हम देखते हैं कि अगस्त 27 से अगस्त 30 के बीच में क्या क्या हुआ। 27 अगस्त को गैबी और ब्रायन मैरी पिगलेट नाम के एक रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे। वहाँ एक छोटी सी बात पर ब्रायन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया। वो स्टाफ पर चिल्लाने लगा, कंप्लेंट करने लगा और ये पूरी सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई। गैबी बहुत अपसेट थी, वो बार बार वहाँ के स्टाफ को सॉरी बोल रही थी और ब्रायन से चुप रहने की रिक्वेस्ट भी कर रही थी। वहाँ विटनेसेस ने बताया कि ब्रायन आउट ऑफ कंट्रोल था। गैबी डरी हुई थी। ब्रायन गुस्से में रेस्टोरेंट से निकला और गैबी रोते रोते उसके पीछे आई, जैसे उसे डर हो कि ब्रायन उसे छोड़कर जाने वाला है। ये उनका लास्ट पब्लिक फाइट था, जिसके बाद गैबी डिसअपियर हो गई। उस रात कपल ने अपना कैंपिंग स्पॉट चेंज किया। ब्रायन का मूड अभी भी वोलेटाइल था और गैबी ने 27 अगस्त को अपनी फैमिली को कोई कॉल नहीं किया, जबकि वो हर रोज कॉल करती थी। 28 से 29 अगस्त के बीच ब्रायन के कुछ सस्पिशियस मूवमेंट सामने आए। 27 अगस्त को उनकी वैन एक लोनली फॉरेस्ट रोड पर रुकी थी, जहां पर आसपास बहुत सारे पाइन ट्रीज थे, पर वैन के अंदर एक खामोशी थी। शाम को एक व्लॉगर फैमिली का डैश कैम इस व्हाइट वैन को
एग्जैक्टली इसी जगह पर कैप्चर करता है जिसमें वैन बिल्कुल स्टिल है, उसकी लाइट्स ऑफ हैं और सारे कर्टेन्स भी बंद हैं। इस टाइम वैन के आसपास एक सफोकेटिंग साइलेंस था और इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग शायद गैबी की डेथ इसी दिन हुई थी, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन से, मतलब उसका गला दबाकर उसे मारा गया था। 27 अगस्त को गैबी की मदर को एक टेक्स्ट आया जो ऑकवर्ड था। कैन यू हेल्प स्टैन? गैबी के ग्रैंडफादर का नाम स्टैन था, पर गैबी कभी भी अपने ग्रैंडफादर को नाम से नहीं बुलाती थी, बस इतना ही काफी था। और अब गैबी की मदर श्योर थी कि फोन गैबी के पास नहीं है। 28 अगस्त को एक लड़की मिरांडा ने ब्रायन को लिफ्ट दी थी। ब्रायन ने उसे कहा कि उसकी वैन दूर खड़ी है, पर ब्रायन को देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसके कपड़े डर्टी थे, उसे कुछ तो ऑफ लगा था ब्रायन के बारे में, लेकिन ब्रायन ने कहा कि वो अकेले हाइकिंग कर रहा था और अब उसे सिर्फ अपनी वैन तक जाने के लिए लिफ्ट चाहिए थी। Hi, my name is Miranda Baker, and on August 29th, my boyfriend and I picked up Brian at Grand Teton National Park at 5:30 at night at Coulter Bay. उस दिन एक और कपल हिच हाइक कर रहा था और उन्होंने भी ब्रायन को अकेले नोटिस किया था। ब्रायन वापस स्प्रेड क्रीक आ जाता है जहां पर उसकी वैन खड़ी थी। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ये वही दिन था जब उसने उस बॉडी के लिए ग्रेव बनाई थी और उस बॉडी को दफनाया था। पाइन नीडल्स, डस्ट, लीव्स, ब्रांचेस एंड देन साइलेंट। 27 अगस्त को जो वैन साइलेंट दिखी वो अब मूवमेंट में आ चुकी थी। ब्रायन अब कॉन्टिन्यूअसली ड्राइव करता है। वायोमिंग, आइडाहो, यूटा, कोलोराडो, कैंसस, मिजोरी एंड देन फ्लोरिडा। ये पूरा 90 घंटे की ड्राइव थी जो उसने अपने घर नॉर्थ पोर्ट पहुंचने के लिए करी थी, अकेले, गैबी के बिना। वैन में सिर्फ उसकी बिलोंगिंग्स थी। जिस व्हाइट वैन में गैबी के साथ उसने पूरी दुनिया घूमी थी वो अब एक क्राइम सीन बन चुकी थी। वो घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर वो अपने रूम में बंद हो जाता है। ब्रायन के कपड़े डर्टी थे और हालत अजीब सी, ब्लैंक। उसके पेरेंट्स ने पूछा गैबी कहाँ है? उसने सिर्फ इतना कहा, शी इज नॉट विद मी। वो किसी से कुछ नहीं बोलता, अपनी फैमिली से भी नहीं, और पुलिस को भी कॉल नहीं करता। गैबी के पेरेंट्स बार बार गैबी के बारे में पूछते हैं पर ब्रायन किसी से भी बात नहीं करता। इनफैक्ट उसकी फैमिली वाले भी गैबी की फैमिली से बात करने के लिए मना कर देते हैं। पर एक काम जो ब्रायन ने सबसे पहले किया वो था एक लॉयर को हायर करना। ब्रायन ने खुद को घर में बंद कर लिया था। कोई स्टेटमेंट्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। शायद ये वही टाइम था जब गिल्ट, फियर और रियलिटी उसे अंदर से खा रही थी। 1 सितंबर को ब्रायन वापस आया था। गैबी के पेरेंट्स कुछ दिन तो गैबी का वेट करते रहे, पर जब उसकी तरफ से काफी टाइम तक कॉल या मैसेज नहीं आया तो 11 सितंबर को उन्होंने गैबी को मिसिंग रिपोर्ट किया। ये बात धीरे धीरे मीडिया में फैल गई। पुलिस रिपोर्ट होने के बाद इस कपल के लास्ट 48 आवर्स टीवी पर लाइव अनफोल्ड हुए। इनके इंस्टाग्राम पोस्ट, इनके यूट्यूब का वो एक वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल होने लगा। न्यूज चैनल्स एक्सप्लोड हो गए और सोशल मीडिया #FindGabby से भर गया। ब्रायन के पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे, पर उसके अंदर बार बार एक ही सीन रिप्ले हो रहा था, अगेन एंड अगेन। स्प्रेड क्रीक, वैन, गैबी के लास्ट मोमेंट्स, और ये मेमोरीज उसे तोड़ने लगी थी। सितंबर 13 को ब्रायन ने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो हाइकिंग के लिए कार्लटन रिजर्व जाएगा। पेरेंट्स को लगा कि वो जस्ट वॉक करने जा रहा है और शायद जल्द ही वापस आ जाए, पर ब्रायन जानता था कि अब वो वापस नहीं आएगा। कार्लटन रिजर्व एक डेंजरस जगह है। डीप मड, एलिगेटर्स, स्नेक्स, ये सब है वहाँ। यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। ब्रायन यहाँ आकर 2 से 3 दिन घूमता है, पर ये गिल्ट उसके साथ एक साई की तरह चलता है। जो नोटबुक उसके पास थी उसमें वो एक कन्फेशन लिखता है। पुलिस को ये नोटबुक टोटली सोक्ड मिली थी क्योंकि ये बैग वाटरप्रूफ था, तो ये नोटबुक किसी तरह बच गई थी। ब्रायन के वर्ड्स कुछ इस तरह थे, I ended her life. It was a mistake. I panicked. I thought she was in pain. I didn't know what to do. I loved her. I am sorry for everyone. उसके कन्फेशन के अकॉर्डिंग गैबी इंजर्ड हो गई थी और वो बहुत ज्यादा पेन में थी, और उसके इस पेन को दूर करने के लिए ब्रायन ने उसे मार दिया। लेकिन उसे बाद में रियलाइज हुआ कि ये एक गलती थी। पर गैबी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में
ऐसी कोई इंजरी नहीं दिखी थी। इनफैक्ट उसकी डेथ गला दबाने की वजह से हुई थी और उसके सर पर इंजरीज थी, जैसे कि किसी ने उसके बालों को पकड़कर उसके सर को दीवार में बार बार मारा हो। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने इस कन्फेशन लेटर के क्लेम्स को इनकंसिस्टेंट बताया। यहाँ जो ब्रायन ने लिखा वो फैक्चुअल ट्रुथ नहीं था। शायद वो किसी भी तरह इस मर्डर को जस्टिफाई करना चाहता था, लेकिन इस नोटबुक की लास्ट लाइन बहुत हॉन्टिंग थी। उसने लिखा था, आई कुड नॉट लिव विदाउट हर। और शायद यही वो मोमेंट था जब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो वापस नहीं जाएगा। और इसके बाद उसने अपनी गन निकाली और खुद को शूट कर लिया। 14 to 15 सितंबर ब्रायन अब 48 आवर्स से ज्यादा मिसिंग था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अभी तक पुलिस को नहीं बताया था। इस दौरान ब्रायन की कार रिजर्व की पार्किंग में ही खड़ी थी। लॉन्ड्रे फैमिली उस कार को घर ले आई थी, लेकिन अभी तक इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। ये 2 दिन की विंडो एक इंटेंशनल डिले लगती है। सितंबर 16 गैबी मिसिंग केस एक नेशनल न्यूज बन चुका था। गैबी के पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। द लॉन्ड्रेज आर नॉट टॉकिंग, दे नो वेयर ब्रायन इज। टीवी पर एंकर्स शाउट कर रहे थे, he is hiding, he is being protected, he knows something। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा, लॉन्ड्रे फैमिली के घर के बाहर रिपोर्टर्स ने कैंप लगा दिया, पर घर के अंदर सिर्फ खामोशी थी। उनके लॉयर ने कहा, they are exercising their right to remain silent। लेकिन अब लॉन्ड्रे फैमिली को भी टेंशन होने लगी थी। उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि ब्रायन अब वापस नहीं आने वाला। 19 सितंबर 2021 फ्रेड क्रीक एरिया में, जो वायोमिंग टेंटन फॉरेस्ट के पास था, वही स्पॉट जहां पर लास्ट टाइम उस व्हाइट वैन को देखा गया था, वहां पुलिस ने सर्च स्टार्ट की। मल्टीपल टीम्स को वहां लगाया। उन्होंने वहां के कैंप ग्राउंड्स, फॉरेस्ट एरिया और कैंपिंग एरियाज हर जगह चेक किया और फिर कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले जो गैबी के डिस्क्रिप्शन से मैच करते थे। रिमेन्स एक रिमोट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में मिले थे जो कैंपिंग एरिया से थोड़ी दूर था। फोरेंसिक एग्जामिनेशन ने प्रूव किया कि ये गैबी पटीटो ही थी। इसे होमिसाइड बताया गया और कॉज ऑफ डेथ थी ब्रूटल इंजरी ऑन हेड एंड नेक प्लस मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। गैबी की बॉडी मिलने के बाद ये केस अब एक डिसअपियरेंस का केस नहीं था, बल्कि अब मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी थी। फाइनली 17 सितंबर को लॉन्ड्रे फैमिली ने भी पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने पुलिस को बताया कि ब्रायन 2 दिन से मिसिंग है। पुलिस अब शॉक में थी क्योंकि गैबी की बॉडी मिल चुकी थी और एक अकेला सस्पेक्ट ब्रायन ही था और अब वो भी मिसिंग। पुलिस अब ब्रायन को कार्ल्टन रिजर्व में ढूंढ रही थी। इस टाइम पर कार्ल्टन रिजर्व में वेदर बहुत खतरनाक था। वहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भर चुका था और ये एरिया एक्सट्रीमली डेंजरस था और यही रीजन था कि ब्रायन के रिमेन्स 1 महीने बाद मिले। 17 सितंबर को उसे मिसिंग रिपोर्ट किया गया और 20 अक्टूबर को उसकी बॉडी मिली। ब्रायन की नोटबुक में सिर्फ कन्फेशन नहीं था, बल्कि सेल्फ जस्टिफिकेशन और मर्सी किलिंग के नैरेटिव भी थे। उसमें ये लाइन थी, I thought it was merciful and that is what she wanted, but I see now the mistakes I made. I took away her pain, but I could not live without her। FBI ने पब्लिक को अनाउंस किया कि गैबी पटीटो की डेथ में सिर्फ और सिर्फ एक सस्पेक्ट था, ब्रायन लॉन्ड्रे, जो अब नहीं रहा। लॉन्ड्रे फैमिली ने भी स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि हम सब डेवास्टेटेड हैं। उन्होंने कहा कि ब्रायन ने जो भी नोटबुक में लिखा उसका उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर कुछ लोगों का मानना है कि ब्रायन फैमिली को पहले से इसके बारे में पता था। शायद ब्रायन ने घर आकर उन्हें सब कुछ बताया हो और फिर हो सकता है कि ब्रायन की फैमिली उसे बचाना चाहती हो। इसीलिए जब ब्रायन कैंपिंग पर गया तो उसके घर वापस न आने की डिटेल उन्होंने पुलिस को नहीं दी। मे बी दे वांटेड कि ब्रायन को थोड़ा टाइम मिल सके। गैबी की फैमिली ने एक गैबी पटीटो फाउंडेशन लॉन्च की जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को हेल्प कर सके और जो मिसिंग पर्सन के केसेस में भी हेल्प कर सके। इस केस में सोशल मीडिया के थ्रू पुलिस को काफी हेल्प मिली थी, जैसे कि उस ट्रैवल व्लॉगर फैमिली ने उस वैन को कैप्चर किया था तो पुलिस को उस वैन की लास्ट लोकेशन का पता चला था। इसके साथ एक लड़की मिरांडा जिसने ब्रायन को लिफ्ट दी थी, उसने भी पुलिस को बताया था कि वो एग्जैक्टली उससे कहां पर मिली थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और इन सब चीजों ने इस केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। गैबी पटीटो एक 22 साल की लड़की
जिसका सपना ये दुनिया देखने का था, लेकिन वो टाइम से पहले ही चली गई। ये केस सबके लिए, स्पेशली टीनेजर्स के लिए एक लेसन है कि प्यार में छिपे कंट्रोल, फियर, मैनिपुलेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेड फ्लैग्स ही वार्निंग साइंस थे। 12 अगस्त के मोआब इंसिडेंट के बाद अगर पुलिस ने इनकी जर्नी पर फुल स्टॉप लगाया होता तो शायद बात आगे नहीं बढ़ती, और शायद टाइम के साथ साथ ब्रायन और गैबी भी ये समझ पाते दैट दे वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर।